Okay, so guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to discuss the subject of organizational psychology, which is HRM. So in this video, we are going to study the introduction to HRM, that what is HRM, what is the purpose of HRM, how employee skills are developed from HRM, और जो हमारे पास वर्क स्पेस कल्चर है वो किस तरह प्रोडक्टिव एचआरएम बनाती है, एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन कैसे एचआरएम देती है, और बेसिक एलिमेंट्स एचआरएम के क्या है। साथ ही हम थोड़ी सी हिस्ट्री को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं एचआरएम को। सो एचआरएम की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एचआरएम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमंस ने अपने रिसोर्स मैनेज करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना, हम डिफ़ाइन करें तो क्या होता है। अब आप लोगों को पता होगा, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरफ जाएँ, प्रैक्टिकल स्कोप इसका देखें, तो हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट ज़रूर मिलेगा, एचआरएम का डिपार्टमेंट ज़रूर मिलेगा। सो इसकी वजह क्या होती है और इनके क्या क्या काम होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो इसी के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आप अपडेटेड रहें आने वाली वीडियो से। एचआरएम क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे हम नॉर्मली या जनरली देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। सो यहीं पे एचआरएम का आता है कि इसने क्या करना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करनी होती है और मैनेजमेंट करनी होती है। ये 3 चीज़ें होगी। इसके बाद ये क्यों करनी होती है इन्होंने, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और गोल को फुलफ़िल कर सकें। सो यही है, ये जो इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब यही है। इसके बाद जो है ना, हमारे पास थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, बल्कि मैं डेफिनेशन रीड भी कर लेती हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस करंट एम्प्लॉयज़ टू कैरी आउट एन ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, विजन एंड गोल्स। सो यहाँ पे हमारे पास एचआरएम की डेफिनेशन आ गई है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले तो इसने जो है ना, वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं उनको फुलफ़िल करना होता है। इसने क्या करना होता है, प्रोसीजर्स बनाने होते हैं, पर्सोनल पॉलिसीज़ बनानी होती है, मतलब उस खास पर्सोनल का मतलब होता है अमले, ठीक है, उस खास अमले की एक पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाने होते हैं। सबसे पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम यहाँ पे आ जाता है कि इसने जो है एक ऐसा कल्चर डेवलप करना होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को सेफ़ फील हो, मतलब एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए सबसे पहले क्या किया, पर्सोनल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाए। सेकंड पॉइंट, एक ऐसा कल्चर बनाना है जो कि कंपनी के विजन को रिप्रेजेंट करे, साथ साथ एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करे। जब एम्प्लॉय सेव होंगे तो वो एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को उससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमारे पास फर्दर प्रोसेसेस आ जाते हैं जो कि रिक्रूटिंग है, हायरिंग है, ट्रेनिंग है, कंपनसेटिंग है, रिटेनिंग है और मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एचआरएम स्टाफ। एचआरएम स्टाफ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, ये वही सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनानी होती है एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन के लिए। ये 2 चीज़ ये पूरे पैराग्राफ में बताई हुई है। और लास्ट वाली लाइन में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर हम एचआरएम क्यों डिस्कस करते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस बताई गई है। सो क्योंकि एचआरएम, जैसे यह लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेरिंग साइजेस एंड इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन एचआरएम टू कीप बिजनेस रनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली। सो बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए और एफिशिएंटली रन करने के लिए एचआरएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाता है पर्पस ऑफ एचआरएम। सो पर्पस के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं, उसी को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है ह्यूमन कैपिटल। अब कैपिटल जो है, आपको पता है कि बड़े को कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो लाहौर सिटी है, सॉरी लाहौर नहीं, इस्लामाबाद है। सो ये होता है कैपिटल का जो है ना, वो अगर हम देखें तो क्या होता है कि कैपिटल के इंग्लिश एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सो यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है, बड़ा।
फिर हमारे पास आ जाता है ABC। अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें तो कैपिटल का मतलब वहाँ पे होता है कि कैपिटल और स्मॉल ABC होती है, तो वहाँ पे भी इसका मतलब होता है बड़ा। अब ह्यूमन कैपिटल का इंसान बड़ा ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में HRM में इसका मतलब दूसरा है, और वो ये है कि HRM का काम होता है कि वो ऐसे लोगों को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को फाइंड करे जो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हो। मतलब अगर हम इस लाइन को देखें, फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। द मेथडोलॉजी बिहाइंड HRM रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू एम्प्लॉयज़ ब्रिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कैपिटल। मतलब यहाँ पे हमने इस तरह के ह्यूमंस को हायर करना होता है जो कि स्किल्स में हायर हो, जो कि कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो। अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल को हम ये भी कह सकते हैं, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ वर्कर्स एक्सपीरियंस एंड स्किल इज नॉन एज ह्यूमन कैपिटल। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि हमने जो है ना ऐसे डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल, HRM का ये भी मकसद होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को डेवलप करें और पॉजिटिव वर्कफोर्स इम्प्लीमेंट करें। फिर तीसरा आ जाता है कि टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशंस गोल को फुलफिल करने के लिए उन्होंने, HRM डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है कॉम्पिटेंसी, हेल्थी कंपटीशन, वैल्यू और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकें। सो ये तो हमारे पास शॉर्ट पर्सपेक्टिव से है। अब आ जाता है हमारे पास डेवलप एम्प्लॉय स्किल। HRM जो है ना वो एम्प्लॉय स्किल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और एक मेन रोल अप्लाई करता है। अब आपको ये शॉर्ट आ सकता है कि हाउ HRM डेवलप एम्प्लॉय स्किल। फिर आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि HRM जो है वो ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, बल्कि उनके ना कॉम्पिटेंसी भी लेके आना है, कॉम्पिटेंस भी लेके आता है, ठीक है, और उनको मोटिवेट करता है। इसके साथ साथ जो HRM डिपार्टमेंट है या जो HR मैनेजमेंट है, वो प्रोवाइड करती है ट्यूशन रीइम्बर्समेंट प्रोग्राम। मतलब जो है रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है बाज़ अदायगी, मतलब वापस करना। ट्यूशन रीइम्बर्समेंट प्रोग्राम का यहाँ पे मतलब ये है कि रीफंडिंग से रिलेटेड। फिर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि आपको जॉब के साथ साथ वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ऐसे यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोर स्किलफुल करने के लिए डिफरेंट सेशंस देते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते हैं। टीचिंग के अंदर भी ये होती है सारी चीज़ें। फिर मेंटोरशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ऐसा लीडर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रोल मॉडल हो। फिर कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स HRM डिपार्टमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ जो अपने पोटेंशियल के मुताबिक अपनी फील्ड ज्वाइन करें। अब यहाँ पे आ जाता है फोस्टर अ प्रोडक्टिव वर्क प्लेस कल्चर। अगर आपको पता है, अगर एक कल्चर, अगर एक वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तब ही जो है वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो सेफ़ फील करेंगे, और क्या करेंगे, सेफ़ फील करने के बाद वो अपना फुल देंगे, 110% देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कल्चर है वो सफोकेटेड नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट भी एम्प्लॉयज़ पे, और एम्प्लॉयज़ उसको अच्छे तरीके से गेन आउट भी करें और उसको कैरी भी करें। और कल्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ की रिटेन और रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। उनको रिटेन रोके रखना, एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोके रखना, कल्चर मेन इंपॉर्टेंट रोल देता है। इसलिए हम इसको जो है यहाँ पे डिस्कस करें HRM के लिए। अब HRM का ही मकसद होता है कि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को हर किस्म के हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट टू कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा, इन सब से पाक रखें। वर्क प्लेस हैज़र्ड से पाक रखे और अनफेयर कंपनसेशन ना दे। ये HRM का मकसद होता है, और ये एम्प्लॉयज़ को ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिक एलिमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे जो है ना ये भी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास 7 बेसिक एलिमेंट्स हैं, हम ये वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। बेसिक एलिमेंट्स ये सारे तकरीबन वही ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैनेजिंग स्लेव्स की हिस्ट्री दी हुई है, ये अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो 7 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि लॉन्ग है ना, वो इस PDF स्लाइड के ना लास्ट पे दिए गए हैं। सो हम ना वो वहाँ से जाकर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे ना हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं स्लेव्स के बारे में, कि स्लेव्स जो थे
आजकल के जैसे आपने सुना होगा कि नौकरी का क्या मतलब होता है, नौकर करना मतलब आप किसी के नौकर हैं। सो ये वहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है कि किस तरह जो है वो सबसे पहले स्लेव्स आए, फिर सर्व्स आए, और फिर जो है ना आगे आगे एम्प्लॉयज़ बनते जाएँ, और उनके राइट्स पे किसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, ये सारा अब हम देखते हैं। सो यहाँ पे आ जाती है हिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज़ या हिस्ट्री ऑफ जो है वो हमारे पास लेबर्स। सबसे पहले आ जाता है मैनेजिंग स्लीव्स। अब जो है ना आपको पता है कि सबसे पहले जो पुराने ज़माने में थे, स्लेव्स के तौर पे खुलेआम बाज़ार में लोगों को ख़रीदा जाता था। अब यहाँ पे लिखा है इन एंशिएंट सिविलाइजेशन सर्व्स वर ट्रीटेड एज कोमोडिटीज़। अब कोमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है कि दैट कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड दैट इज़ कॉपर और कॉफ़ी। जैसे कमोडिटीज़ का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश में भी बताया और इसको उर्दू में भी मैं ट्रांसलेट करके आपको बता देती हूँ कि चीज़ की तरह ख़रीदना और बेचना। ठीक है, जैसे कॉपर को हम पुराने ज़माने में ख़रीदा जाता था, अब भी हम कॉफ़ी को ख़रीदते हैं, तो इंसानों की वो कीमत होती थी। जो स्लेव्स थे उनको चीज़ों के बराबर समझा जाता था। सो एंशिएंट सिविलाइजेशन में, पुराने दौरों में, पुराने वक्तों में जो कौन ख़रीदता था स्लेव्स को? रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल चीफ्स और वेल्थी बिजनेसमैन लोगों को एज अ स्लेव्स खरीदते थे और उनसे आर्डुअस टास्क। अब आर्डुअस टास्क का मतलब होता है मुश्किल तरीन। यू हैव टू वास्ट योर वोकैबुलरी, सो यू हैव टू मस्ट यूज़ दिस वर्ड, नॉट डिफ़िकल्ट टास्क बट यू हैव टू यूज़ आर्डुअस टास्क, कि मुश्किल जो टास्क उनसे परफॉर्म किए जाते थे, जिसके अंदर हमारे पास हैवी लिफ्टिंग आ जाता है, रोइंग आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, फार्मिंग एक्सेट्रा आ जाता है। और अगर वो चीज़ ना करें तो उनको फिज़िकल पनिशमेंट दी जाती थी, और इवन दो ऐसे उनको पनिशमेंट दी जाती थी जिनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती थी। अब यहाँ पे आ जाता है मैनेजिंग सर्व्स। अब सर्व्स जो है वो फ्यूडल से रिलेटेड है। फ्यूडल का मतलब जो जागीरदार है वो जो है वो सर्व्स को खरीदते थे। सर्व्स क्या होते हैं? वो लोग जो कि खेती बाड़ी करें, जो कि फील्ड में काम करें, उनको सर्व्स कहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आई, रेवोल्यूशन आई, तो क्या हुआ हमारे पास? स्लेव्स के बाद हमारे पास सर्व्स पे चलेंगे। During feudal times, serfs were employed by landlords primarily for agriculture. They were given land for dwelling and cultivation but were obligated to serve their master. Serf could be freed after returning the land and repaying advances. Despite authoritarian management, some landlords developed personal relationships with serfs, offering economic incentives and resolving grievance. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना इन शॉर्ट में आपको बता दूँ कि जो है जो जागीरदार है वो लोगों को ख़रीदते थे, अपनी ज़मीन जो है उनको वो देते थे और उनसे कहते थे वो काम करें। इसके बदले में या उनको कोई पैसे दे देते थे या उनकी जो है ना खाने की ज़िम्मेदारी ले लेते थे, घर वगैरह प्रोवाइड कर देते थे। तो वो इसका ऑल्टरनेटिव करते थे ना, इसको कंपनसेट, वो खेती बाड़ी में काम करने के लिए उसको कंपनसेट करते थे, उनको खाना देने के लिए या फिर जगह वगैरह देने के लिए। और बाज़ औक़ात जो है वो उनके साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप भी डेवलप कर लेते थे। ऑफरिंग मतलब किसकी वजह से? इकोनॉमिक इंसेंटिव। इकोनॉमिक इंसेंटिव का मतलब है माली हौसला अफजाई करना, मतलब पैसों की वजह से भी वो जो है वो सर्व्स कर लेते थे, और या तो उनके गम को या कोई परेशानी को दूर करने के लिए भी वो उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते थे। अब यहाँ पे लिखने का इसका ये मकसद है कि उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती थी सर्व्स की, स्लेव्स की तरह ही वैल्यू थी, उनकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे आ जाता है मैनेजिंग इंडेंचर्ड लेबर। उसके बाद जब मर्चेंटलिज्म आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में तरक्की हुई, तो फिर उन्होंने जो है डिमांड बढ़ गई स्किल्ड लेबर्स की। और जो है यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास होते हैं जो स्लेव्स हैं, इनके साथ भी वैसे ही बर्ताव किया जाता है, लेकिन ये उनसे बेहतर होते हैं। कंपनी जो है वो, इंडस्ट्री जो है वो अपने सिर्फ फ़ायदे पे फोकस करती है, और जो हमारे पास होता है लेबर्स की, उनकी वेलफेयर पे बात नहीं करती। ये है मैनेजिंग इंडेंचर्ड लेबर। इसके बाद हमारे पास रेवोल्यूशन आ जाती है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा, फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा, साइंटिफिक मूवमेंट एरा है, ह्यूमन रिलेशनल एरा है, फिर बिहेवियरल साइंस एरा है, सिस्टम एंड कॉन्टीजेंसी अप्रोच एरा। इसके अंदर जो है आपको सबसे पता है, सबसे पहले इंडस्ट्री बनी, अगर हम एरास को डिस्कस करें। फिर उसके बाद ट्रेड मूवमेंट एरा।
अब यहाँ पे वर्कर्स ऑर्गेनाइज टू एड्रेस कॉमन इश्यूज लीडिंग टू द अडॉप्शन ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम एंड इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब यहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयज़ बेनिफिट पे सेकंड एरा में फोकस हुआ थोड़ा बहुत, जो मेन पॉइंट है। फिर उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। अब जो एम्प्लॉयज़ के साथ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच उन्होंने डिस्कस की, मतलब पेरेंट्स फ्री अप्रोच, उनके साथ एक अफेक्शनल अप्रोच जो है वो हमारे पास थर्ड एरा में आती है, किन के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक मूवमेंट एरा। ये हम आगे जाके हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगी साइंटिफिक मूवमेंट एरा की जो मेन पॉइंट है वो हिस्ट्री में है। उसके बाद ह्यूमन रेवोल्यूशन एरा के ह्यूमन वर्क जो है वो सोशल एस्पेक्ट और एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप पे फोकस हुआ। फिर बिहेवियरल आया साइंस एरा, ह्यूमंस के बिहेवियर को समझना शुरू कर दिया और उनको जो है वो सेल्फ डायरेक्शन और पार्टिसिपेशन उनको अलाउ की, क्योंकि पहले जो है वो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था, उनसे ना राय मांगी जाती थी। लेकिन जो बिहेवियर साइंस एरा उसके अंदर जो है वो सेल्फ डायरेक्शन और पार्टिसिपेशन जो है वो प्रमोट किया गया। फिर सिस्टम एंड कॉन्टीजेंसी अप्रोच एरा। अब ये जो है ना ये होलिस्टिक अप्रोच पे फोकस करती है, एम्फसाइज करती है। अब ये आगे हिस्ट्री जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसान भी है। हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और फिर ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर लूँगी, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि पार्ट 2 बनेगा वो हम एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और साथ में हम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री जो है ना यहाँ पे रॉबर्ट ओवन्स आ जाता है, इनको जो है ना फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल या HRM साइकोलॉजी कहते हैं, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इनको फादर भी कहा जाता है। इन्होंने 1813 में अपनी बुक लिखी थी अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। इसके साथ साथ इन्होंने जो है ना इंडस्ट्री कायम की, अपना बिजनेस इनके पास था। इसके साथ साथ उन्होंने साइड बाय साइड जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके ऊपर बड़ा फोकस किया। ये बहुत फ्रेंडली थे, लिबरल थे, पैटर्नलिस्टिक थे, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक अलहदा घर प्रोवाइड किया अपने लेबर्स को ताकि वो वहाँ रह सके। हाई क्वालिटी का हाउस था, ये नहीं कि लो क्वालिटी के सर्वेंट क्वार्टर्स थे, बल्कि हाई क्वालिटी का हाउस थे। जैसे वो खुद घर में रहते थे वैसे उन्होंने लेबर्स के लिए तैयार किया, और उन्होंने चाइल्ड लेबर पे कहा था कि ये नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने ही काम किया था कि हम लोग जो है ना वो एक स्पेसिफिक सेफ वर्क प्लेस पे, कल्चर पे इन्होंने फोकस किया था, इसलिए इनको रॉबर्ट ओवन्स को हम फादर ऑफ HRM भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, J. Esmail, एंड्रयू यॉल एंड चार्ल्स बेवरेज also contributed to the development of HRM as a discipline। ये हमारे पास आगे अर्ली फिलोसफी बिफोर 1900। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सिर्फ थोड़ा बहुत आपने समझना और पॉइंट्स को अपने फिंगर टिप्स पे करना है, लाइन बाय लाइन। इसके बाद आ जाता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एरा। अब ये जो है ना, मैंने आपको जो पहले कहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, ये वो वाला एरा 1900 से लेकर 1920 तक इसकी जो है वो टाइम पीरियड है। इसके अंदर जो है हमारे पास जो टेलर आए थे, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थॉट भी इसको कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि हमें ना साइंटिफिक हायरिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, जॉब एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना उसके लिए साइंटिफिक प्रोसीजर्स अपनाने चाहिए। अब टेलर जो है ना वो ऑपोजिट जा रही थी ट्रेड यूनियनिज्म एंड सिग्नल्ड अ चेंज इन मैनेजमेंट फिलोसफी टूवर्ड्स अ मेथोडोलॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच, मेथोडिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच की तरफ ये गई हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है 1920 से लेकर 1930 तक वेलफेयरिज्म एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एरा। अब यहाँ पे ह्यूमंस के वेलफेयर पे काम किया गया था इस एरा के अंदर। मैं आपको जो है वो बता दूँ, यहाँ पे आपने किसी भी तरह के रिसर्चर का डिस्कस नहीं करना, आपने बस यही बताना है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे यहाँ पे आए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो इमर्ज होना शुरू होगी। कब हुई, MCQs में भी आपके पास आ सकता है। 1920 से लेकर 1930 तक जो हमारे पास इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसका एरा आया था। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है पीरियड ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अब ये वाले पीरियड में जो है ना प्रोफेसर एल्टन मेयो और उनके एसोसिएट्स होथ्रॉन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके अंदर ये था कि हम लोग जो है वो किस तरह प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है ना अपना इन्वायरमेंट अच्छा करना है, एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस नहीं देना और उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करना है।
फिर इसके बाद मॉडर्न टाइम्स, अब का जो टाइम है वो आफ्टर 1950s का ये हिस्ट्री है। उसके बाद उन्होंने लिखा गया कि यहाँ पे जो है ना वो human resource management entered a phase of modern development centered around the citizenship concept of labor. Workers gain increased rights and involvement in decision-making process. The notion of industrial democracy imposed new responsibilities on human resource manager, expanding the discipline's scope. अब यहाँ पे जो है ना आपको पता है उन्होंने डेमोक्रेसी पे इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया मॉडर्न एरा में। सिंस द 1960s ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवॉल्व्ड इनटू अ बिहेवियरल साइंस फोकसिंग ऑन ह्यूमन element and organizational behavior. The belief in open social and industrial system gained traction in the 1970s, further shaping human resource management as organized profession managing human resource within an organization. अब यहाँ पे आ जाती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। के बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, 21 मिनट की बनने वाली है। सो अगली वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। 3 वेज करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये लगा लेंगे मेन कॉन्सेप्ट है। 3 स्ट्रेटजीज पे इम्पॉर्टेंस इसकी डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारे पास जो मेन टॉपिक है द 7 HR बेसिक्स, ये सारे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो आ जाती हैं हमारे पास स्किल्स, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।